प्यारे बच्चों, क्लास 12th में मासिक जांच परीक्षा इकोनॉमिक्स का जो होने वाला है, उस प्रश्नों के हल मैंने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता दिया है। आज हम लोग उसका सेकेंड पार्ट को देखेंगे। ध्यान से सुनेंगे, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो से लाभान्वित हो सके। और अपने चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तकनीकी प्रगति किस प्रकार वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करती है। किसी भी चीज़ में अगर तकनीकी प्रगति होगी, जैसे अगर हम हल बैल से खेती कर रहे हैं और ट्रैक्टर से खेती करेंगे तो थोड़ा सा पैदावार में तो अंतर जरूर आएगा, मेरा पैदावार बढ़ेगा। तो वही है तकनीकी प्रगति का वस्तु की पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम लोग इसको किताबी भाषा में देखते हैं। तकनीकी प्रगति एक फर्म के पूर्ति वक्र को प्रभावित करती है। यदि तकनीक में सुधार होता है तो उन्हीं पूर्वत साधनों मतलब जो संसाधन आपके पास है उपलब्ध, से अधिक इकाइयों का उत्पादन संभव हो जाता है। फलस्वरूप उत्पादन लागत में कमी आती है और पूर्ति वक्र दाईं ओर खिसक जाता है, जैसा कि संलग्न चित्र में दिखाया गया। किसी भी चीज़ में अगर वृद्धि होगा, इतना जानिए, किसी भी चीज़ में अगर वृद्धि होगा तो वो वक्र दाईं ओर जाएगा, और कमी होगा तो वो वक्र बाईं ओर आएगा। ठीक है, ये तो पूर्ति को आप लोग देख लिए। अगर मांग को हम लोग करेंगे तो मांग में अगर वृद्धि होगा तो दाईं ओर इधर आएगा, और कमी होगा मांग में तो बाईं ओर आएगा। तो इसका पूर्ति वक्र कहाँ हो जाएगा, दाईं ओर खिसक जाएगा। अब हम लोग चित्र में देखते हैं। यहाँ हम लोग चित्र में देख रहे हैं मूल्य ओपी है, पूर्ति वक्र पहले तकनीकी प्रगति से पूर्व का पूर्ति वक्र एसएस है। ई बिंदु पर संतुलन में है, पूर्ति कितना हो रहा है, ओ क्यू। अब तकनीकी प्रगति हुआ जिससे पूर्ति वक्र अपना दाईं ओर खिसक गया, इस तरह इधर आ गया दाईं ओर, एस वन बन गया, और मूल्य वही है लेकिन पूर्ति क्या हो गया, ओ क्यू से बढ़कर ओ क्यू वन हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि तकनीकी प्रगति से पूर्ति बढ़ता है। यहाँ पर है लिखा हुआ, आरंभ में ओपी कीमत पर पूर्ति पीई है, पूर्ति कितना है, पीई। तकनीकी प्रगति के पश्चात समान कीमत पर पूर्ति बढ़कर P1 हो जाती है, मतलब कीमत समान रहेगा लेकिन पूर्ति बढ़कर PE से PE1 हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, एकाधिकारी के लिए औसत आगम और सीमांत आगम को एक रेखाचित्र से दर्शाएं। तो एकाधिकारी की स्थिति में उत्पादक वस्तु की अधिक मात्रा बेचने के लिए प्रति इकाई कीमत में कमी कर देता है, जिससे फर्म की कुल आय तो बढ़ती है परंतु औसत आय और सीमांत आय में कमी होती चली जाती है। जैसे तालिका में हम लोग देख सकते हैं, यहाँ बेची गई इकाइयाँ हैं 1 से 10 तक, कीमत दिया हुआ है 10, 9, 8, 7, 10 से लेकर उल्टा लिखना शुरू कर दिए याद करने के लिए। कुल आय दिया हुआ है, औसत आय हम लोग निकालेंगे। तो औसत आय कैसे निकलता है, जो मूल्य होता है वही औसत आय भी होता है, P बराबर AR। तो देखिए जो सेम है दोनों। और MR कैसे निकलता है, तो MR का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग बता चुके हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं। MR बराबर होता है TRN माइनस TRN-1। जैसे मान लीजिए हम लोग 10 का 10 लिखेंगे यहाँ, या खाली भी छोड़ सकते हैं। अब हम लोग दूसरा इकाई के लिए निकाल रहे हैं, तो दूसरा इकाई में TR कितना है, 18, तो यहाँ 18 हो गया, माइनस TRN-1 मतलब हो गया इसका एक पहले वाला, तो कितना है 10। तो आपका क्या हो जाएगा, 18 में 10 गया तो 8, तो यहाँ 8 लिखा गया। तो इस तरह हम लोग घटा घटा के इसको निकालेंगे, मतलब 18 में 10 को घटा देंगे तो 8, 24 में 18 को घटा देंगे तो 6, 28 में 24 को घटा देंगे तो 4। इस तरह MR निकल जाएगा। और अगर AR निकालना है तो AR का फॉर्मूला होता है, AR बराबर होता है TR/Q, मतलब उत्पादन की इकाई से हम लोग कुल आय को भागा देंगे तो औसत आय ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ अगर हम 1 को भागा देंगे TR में 10 में तो 10 ही आएगा, 2 को 18 में भागा देंगे तो 9 आ जाएगा, 3 को 24 में भागा देंगे 8। इस तरह हम लोग MR को निकालेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन में जो मेरा पूछ रहा है, औसत आगम और सीमांत आगम का रेखा चित्र बनाना है। तो तालिका तो हम लोग देख लिया, अब हम लोग रेखा चित्र को देखते हैं। तो ये है AR का रेखा, इसी को हम लोग प्राइस की रेखा भी बोलते हैं, डिमांड की रेखा बोलते हैं, और इसका आधा आध पर सीमांत आय की रेखा गिरती है, यहाँ ये दोनों को आधे आध पर। तो ये उसका रेखा हो गया। अब इस रेखा से हम लोग को क्या क्या पता चलता है, तो देखते हैं।
एकाधिकार में AR रेखा मांग एवं मूल्य की रेखा होती है, मतलब ये मूल्य और औसत आय दोनों की रेखा होती है। AR तथा MR दोनों रेखाएं नीचे की ओर झुकती है, परंतु MR रेखा AR रेखा से दुगनी गति से झुकती है, मतलब ये दुगनी गति से गिरती है। इसे गणितीय रूप में हम लोग समझ सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फिगर स्लोप, मतलब इस चित्र के आधार पर इसको हम लोग समझ सकते हैं। तो MR बराबर 2 स्लोप ऑफ AR, इसका मतलब है कि AR की तुलना में MR का जो ढाल है वो दुगनी है। अब इसको समझने के लिए हम लोग मानेंगे TR बराबर AX माइनस BX स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ पर AR निकालें, तो AR का फॉर्मूला होता है TR बटा X। तो TR आपका कितना दिया हुआ है, AX माइनस BX स्क्वायर बटा X करेंगे, फिर X भागा को अलग अलग कर देंगे, फिर आपका ये X से ये X कट जाएगा और ये X से यहाँ 2X है, एक X कट गया, तो आपका A बच गया, यहाँ पर A बचा और यहाँ पर BX बचा, तो यही लिखाया A माइनस BX। उसके बाद यहाँ पर स्लोप निकालेंगे। ये तो आपका AR पता चला कि AR मेरा A माइनस BX निकला। अब इसका ढाल ज्ञात करने के लिए फिर इसका डेरिवेटिव निकाल देंगे, अवकलज इसका करेंगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं DAR बटा DX, DAR बटा DX लिख सकते हैं। तो इसका डेरिवेटिव जो होगा वो क्या होगा, A का डेरिवेटिव, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, ठीक है, और X का डेरिवेटिव 1 होता है। अगर इस पर कोई पावर नहीं है तो X का डेरिवेटिव 1 होगा। तो माइनस बी को 1 से गुना करेंगे तो माइनस बी, इसका मतलब है AR का ढाल माइनस बी आया, माइनस आया, इसका मतलब इसका ढाल ऋणात्मक है। तो AR का ढाल हम लोग देख रहे हैं नीचे की ओर गिर रहा है। अब हम लोग सीमांत आय को निकालें। तो सीमांत आय क्या होता है, तो TR का अगर हम लोग डेरिवेटिव निकाल देंगे तो वही मेरा MR बन जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। तो X पर कोई भी पावर नहीं है तो X का डेरिवेटिव 1, तो A को 1 से गुना करेंगे तो MR बराबर हो जाएगा A, और यहाँ पर हो जाएगा CXN वाला फॉर्मूला। तो इस आधार पर CXN के आधार पर हो गया, C के जगह पर क्या है माइनस B, फिर आपका N के जगह पर क्या है, X पर जो पावर है वो N है, तो N है मेरा 2, फिर X, फिर पावर में N माइनस 1 करते हैं तो हो जाएगा माइनस 2B X का 2 में 1 गया तो 1 बचेगा, तो माइनस 2BX हो जाएगा। तो यही निकला मेरा A माइनस 2BX। ये MR पता चला। अब MR का ढाल निकालने के लिए फिर इसका डेरिवेटिव निकालें, तो फिर स्लोप ऑफ MR बराबर DMR बटा DX करेंगे तो इसका 0 हो जाएगा, और यहाँ X का डेरिवेटिव 1 होगा, तो माइनस 2B को 1 से गुना करेंगे तो माइनस 2B हो जाएगा। तो ये MR का ढाल पता चला। अब हम लोग देख सकते हैं कि AR का ढाल कितना है माइनस B, और MR का ढाल है माइनस 2B, इसका मतलब इससे दुगुना है, दुगनी गति से गिरेगा। तो ये चीज़ सिद्ध हो गया कि स्लोप ऑफ MR बराबर 2 स्लोप ऑफ AR होता है। अब हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक फर्म के संतुलन की व्याख्या कीजिए। तो फर्म के संतुलन का आशय एक फर्म संतुलन अथवा साम की स्थिति तब होती है जबकि वह अधिकतम लाभ अर्जित कर रहा हो। मतलब कोई भी फर्म वहाँ संतुलन होगा जहाँ उसको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होता है, वहाँ से वो बदलाव करना नहीं चाहेगा। और संतुलन के लिए फर्म के संतुलन की 2 शर्त होती है। पहला शर्त होता है MR बराबर MC, और दूसरा शर्त है MC की रेखा MR को नीचे से ऊपर जाते हुए काटे। इसको हम लोग सिद्ध कर सकते हैं। हम जानते हैं कि लाभ बराबर, लाभ का फॉर्मूला होता है, लाभ बराबर होता है आय माइनस लागत। मतलब आपको जितना आप सामान बनाने में लगाएं वो आपका लागत कहलाएगा, और वो सामान को बेचकर जो आप कमाइएगा वो आय कहलाएगा। तो आय को लागत से घटा देंगे तो वही मेरा लाभ बचेगा। इसीलिए हम लोग पाई बराबर लिख सकते हैं R माइनस C। ये पाई हो गया आपका लाभ, R हो गया आय, और C हो गया आपका लागत, यहाँ लिखा हुआ है। अब हम लोग इसका डेरिवेटिव निकाल देंगे। तो डेरिवेटिव में सीधे हो जाएगा डी पाई बटा DX, R का हो जाएगा DR बटा DX, और C का हो जाएगा DC बटा DX। अब जब हम लोग लाभ को अधिकतम करेंगे तो डी पाई बटा DX को बराबर 0 मान लेंगे, तो यहाँ पर आपका बच जाएगा DR बटा DX माइनस DC बटा DX, और इसको तो 0 मान लिए तो बराबर 0 हो जाएगा। अब DR बटा DX अपने जगह पर रहेगा और इसको उठा के इधर ले आएंगे, तो माइनस है तो इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा DR बटा DX बराबर DC बटा DX। अब टोटल का डेरिवेटिव मार्जिनल होता है, ये फॉर्मूला है कि कुल का अवकलज क्या होता है, सीमांत होता है। तो DR बटा DX डेरिवेटिव है R का, तो ये MR बन जाएगा,
और ये लागत का डेरिवेटिव है तो ये MC बन जाएगा। तो पहला शर्त MR बराबर MC सिद्ध हो गया। अब हम लोग दूसरा शर्त देखेंगे। तो ये जो पहला डेरिवेटिव निकाले हैं इसी से हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो इसमें हो जाएगा सेकेंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर पाई बट्टा डी एक्स स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर आर बट्टा डी एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर सी बट्टा डी एक्स स्क्वायर। इसमें लाभ अधिकतम करने के लिए जो सेकेंड डेरिवेटिव है उसको लेस देन जीरो करना होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डी स्क्वायर आर बट्टा डी एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर सी बट्टा डी एक्स स्क्वायर लेस देन, और इसको जीरो मान लिए हैं तो इसको जीरो कर देंगे। फिर उसको उठा के इधर ले आएंगे तो माइनस है तो इधर आ गया तो प्लस हो जाएगा। तो आपका लिखा जाएगा इस तरह डी स्क्वायर आर बटा डी एक्स स्क्वायर लेस देन, इसको इधर लाएं तो हो गया डी स्क्वायर सी बटा डी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर 3 छोटा है 5 से तो हम लोग लिख सकते हैं, सॉरी गलत हो गया, 3 छोटा है 5 से तो हम लोग लिख सकते हैं 5 बड़ा है 3 से। तो बस यही स्थिति यहाँ पर है कि इसको पहले लिखे हैं तो ये ग्रेटर देन होगा डी स्क्वायर सी बटा डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन, और ये बाद में लिखे हैं डी स्क्वायर आर बटा डी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर 2 डेरिवेटिव है तो एक डेरिवेटिव को बाहर निकालेंगे। तो डी स्क्वायर सी है तो डी स्क्वायर में डी को बाहर निकाल दिए तो अंदर में बच गया केवल डी सी, और यहाँ डी एक्स स्क्वायर में से एक डी एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल देंगे तो बच जाएगा केवल डी एक्स। इसी तरह इसमें भी करेंगे तो डी बटा डी एक्स ब्रैकेट में डी आर बटा डी एक्स हो जाएगा। ये डी बटा डी एक्स जो है वो ढाल को बताता हो तो स्लोप ऑफ हो गया, और डी सी बटा डी एक्स हो जाएगा टोटल का डेरिवेटिव मार्जिनल होता है। यहाँ पर जैसे किए डी सी बटा डी एक्स का एम सी किए, उसी तरह यहाँ डी सी बटा डी एक्स का क्या हो जाएगा एम सी, और ये डी बटा डी एक्स हो जाएगा स्लोप ऑफ, और डी आर बटा डी एक्स का हुआ एम आर। तो स्लोप ऑफ एम सी ग्रेटर देन स्लोप ऑफ एम आर। कहने मतलब है कि ये आपका हो गया, मान लीजिए ए आर का रेखा एम आर का रेखा और ये आपका एम सी का रेखा है। तो जब एम सी की रेखा एम आर से ज़्यादा कब होगी, ज़्यादा तो जब नीचे से ऊपर जाते हुए काटेगी तभी एम सी देख रहे हैं यहाँ ज़्यादा हो रहा है और एम आर आपका कम है। ये रेखा देखिए छोटा है, ये रेखा एम सी का ज़्यादा है। तो एम सी ग्रेटर देन एम आर कब होगी, जब एम सी की रेखा एम आर रेखा को नीचे से ऊपर जाते हुए काटे। तो यहाँ पर दोनों शर्त पूरा हो जा रहा है। अब हम लोग इसको चित्र से देखते हैं। इस चित्र में देखिए, इस चित्र से समझ में आ जाएगा कि ये है आपका एम आर का रेखा और ये एम सी का रेखा। यहाँ पर भी संतुलन है, यहाँ भी संतुलन है। संतुलन इसलिए है कि यहाँ संतुलन का पहला शर्त यहाँ पर एम आर बराबर एम सी पहला शर्त है जो पूरा हो रहा है, लेकिन यहाँ दूसरा शर्त है कि एम सी की रेखा एम आर रेखा को नीचे से ऊपर जाते हुए काटे, लेकिन यहाँ तो ऊपर से नीचे आते हुए काट रहा है तो यहाँ संतुलन नहीं होगा। यहाँ पर एम आर बराबर एम सी भी हो रहा है ई बिंदु पर, और एम सी की रेखा एम आर रेखा को नीचे से ऊपर जाते हुए काट रहा है, इसलिए संतुलन यहाँ होगा। उत्पादक वस्तु के लिए ओपी मूल्य रखेगा और उत्पादन ओ क्यू करेगा तो वो संतुलन में रहेगा। यदि उत्पादक ओ एम से कम उत्पादन करता है तो क्या होगा, उसे लॉस होगा। अब हम लोग किताबी भाषा में देख लेते हैं। तो चित्र में ई बिंदु साम्य बिंदु है, यहाँ पर संतुलन होगा काहे कि यहाँ दोनों शर्त पूरा हो रहा है, क्योंकि इस बिंदु पर साम की दोनों शर्त पूरी हो रही है। एम आर बराबर एम सी और एम सी वक्र एम आर रेखा को नीचे से काट रहा है। इस अवस्था में फर्म को अधिकतम लाभ होगा। चित्र में आर बिंदु पर एम आर और एम सी बराबर है, लेकिन इस बिंदु पर एम सी वक्र एम आर रेखा को ऊपर से काट रहा है, अतः यह साम बिंदु नहीं है और ना ही इस बिंदु पर फर्म का लाभ अधिकतम होगा। जैसा कि चित्र से स्पष्ट है कि इस बिंदु के बाद उत्पादन बढ़ाने पर एम आर एम सी से ज़्यादा रहता है तथा फर्म इस लाभ को प्राप्त करना चाहेगा तथा उत्पादन को ओ क्यू तक बढ़ाएगी। यहाँ 09 जो लिखा गया है वहाँ पर गलती से लिखा गया है, यहाँ आप लोग ओ क्यू कर दिएगा, ओ क्यू तक बढ़ाएगी जिससे संपूर्ण लाभ अर्जित किया जा सके। यदि फर्म अपना उत्पादन ओएम से कम रखती है तो उसे हानि उठानी पड़ेगी, क्योंकि इस अवस्था में एमसी एमआर से ज़्यादा है। इसी प्रकार यदि फर्म उत्पादन ओक्यू से ज़्यादा करती है तो भी ई बिंदु के बाद एमसी एमआर से ज़्यादा हो जाता है, जिससे कुल लाभ में कमी आएगी। अतः दोनों ही स्थिति फर्म के लिए लाभदायक नहीं है। उसको अधिकतम लाभ तो साम बिंदु ई पर ही प्राप्त होगा, मतलब यहाँ पर ही प्राप्त होगा। तो
वो इससे कम उत्पादन नहीं कर सकता, इससे ज़्यादा भी OQ से ज़्यादा भी उत्पादन नहीं करेगा, न तो उसको घाटा होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पूर्ति की लोच को रेखा चित्र से आप किस प्रकार मापा जा सकता है, व्याख्या कीजिए। तो इस विधि के अनुसार पूर्ति की लोच पूर्ति वक्र के उद्गम पर निर्भर करती है। यह मानता है या यह मान लेते हैं कि पूर्ति वक्र सीधी और धनात्मक ढाल वाली रेखा होती है। हम पूर्ति की लोच को 3 संभव स्थितियों की कल्पना कर सकते हैं। पहला स्थिति क्या है, तो उद्गम से होती है इसका माप, तो ये है ओरिजिन से ही जा रहा है पूर्ति वक्र, तो यहाँ पर मांग की लोच इकाई के बराबर होगी। कैसे होगी बराबर, तो हम लोग देखते हैं। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं P बराबर आरंभिक कीमत, ठीक है। तो आरंभिक कीमत कितना है, OS। Q हो गया आपका मात्रा, तो Q कितना है, OL। नई कीमत OS से घटकर OS1 हो जाता है, तो OS1। नया मात्रा का OL से घटकर OL1 हो जाता है, तो Q1 हो गया OL1। तो हम लोग पूर्ति लोच को निकालेंगे, तो पूर्ति लोच का फॉर्मूला ये है, डेल्टा Q बटा डेल्टा P गुने P बटा Q। इसमें हम लोग मान को बैठाएंगे, डेल्टा Q, तो डेल्टा Q होता है मात्रा में परिवर्तन, OL माइनस OL1, तो आपका बच जाएगा LL1। मतलब इतना एरिया में इतना एरिया को हटा देंगे तो इतना एरिया बचेगा, तो LL1 एरिया मेरा बचा। तो यही हो गया आपका, यहाँ हम लोग लिख देंगे LL1। फिर डेल्टा P क्या हो जाएगा, तो डेल्टा P हो जाएगा OS में माइनस करेंगे OS1 को, तो आपको ये एरिया मिलेगा SS1 का, तो यहाँ हम लोग डेल्टा P के जगह SS1 लिखेंगे, गुना P मतलब हो गया आरंभिक मूल्य कितना है, OS है, तो OS लिखे। फिर है Q, तो Q हो गया आरंभिक पूर्ति कितना हो रहा है, OL, तो OL लिख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, LL1 जो है, LL1 वो किसके बराबर है, तो BS के बराबर है। यहाँ पर लिख दिए LL1 बराबर BS। और SS1 किसके बराबर है, तो SS बराबर है आपका OL के बराबर, मतलब जितना दूरी OS का है उतना ही दूरी OL का भी है। सॉरी, यहाँ पर है मेरा पूर्ति की लोच का फॉर्मूला है डेल्टा Q बटा डेल्टा P गुने P बटा Q। डेल्टा P मतलब होता है मात्रा में परिवर्तन, तो पहले है OL, अब OL सॉरी, डेल्टा Q पूर्ति का लोच का फॉर्मूला है डेल्टा Q बटा डेल्टा P गुने P बटा Q। तो हम लोग डेल्टा P कैसे पता करते हैं, तो डेल्टा P कहते हैं शुरू में मूल्य मेरा कितना है, तो मान लीजिए है OS, और उसके बाद है मूल्य घटकर OS1 हो जाता है, तो माइनस OS1। तो हम लोग कह सकते हैं पूर्ति की लोच का फॉर्मूला होता है, चित्र में हम लोग देख सकते हैं, P मतलब आरंभिक मूल्य, P1 हो गया नई कीमत, Q हो गया आपका आरंभिक मात्रा, Q1 हो गया नई मात्रा। तो P आरंभिक मूल्य कितना है, तो OS है, और आरंभिक मात्रा कितना है, OL है, तो यहाँ OS और OL लिख दिए। नई कीमत, तो पहले मूल्य OS था, अब हो गया OS1, तो नई कीमत हो गया OS1। फिर नया मात्रा कितना हो गया, OL से घटकर OL1 हो गया, तो Q1 हो गया OL1। अब हम लोग फॉर्मूला में आएंगे, पूर्ति का लोच का फॉर्मूला है आपका डेल्टा Q बटा डेल्टा P गुने P बटा Q। तो डेल्टा Q निकालेंगे, तो डेल्टा Q हम लोग कैसे निकालेंगे, तो पहले कितना मात्रा था, OL, अब हमको OL में OL1 को घटा देना है, या डेल्टा Q का फॉर्मूला होता है Q1 माइनस Q। तो Q1 आपका कितना है, OL1 है, OL1, और Q आपका है OL, ये OL, तो OL में OL1 को घटा देंगे तो मेरा ये एरिया प्राप्त होगा, ये वाला एरिया, ये LL1 का एरिया प्राप्त होगा, इसलिए डेल्टा Q के जगह हम लोग LL1 लिखेंगे। फिर डेल्टा P निकालेंगे, तो OS में OS1 को घटा देंगे तो SS1 प्राप्त होगा, इसलिए डेल्टा P के जगह हम लोग SS1 लिखेंगे, गुना P मतलब शुरू का मूल्य कितना है, तो OS है, तो OS लिख दिए। Q शुरू का मात्रा कितना, OL, तो Q के जगह OL लिख दिए। अब हम लोग देखते हैं
LL1 को और LL1 बट्टा SS1 को हम लोग चेंज करेंगे। तो कैसे चेंज करेंगे? तो LL1 जो है वो है आपका, जितना दूरी आपका LL1 का है उतना ही आपका BS भी दोनों बराबर है। तो LL1 के जगह हम लोग BS लिख सकते हैं। उसके बाद SS1, जितना SS1 का दूरी है उतना आपका AC का भी दूरी बराबर है, इसलिए यहाँ साइड में लिखा हुआ है LL1 बराबर BC और SS1 बराबर AC लिखा हुआ। तो यहाँ पर LL1 के जगह हम लोग BC लिखेंगे और बट्टा SS1 के जगह पर AC लिखेंगे और ये जस का तस लिख दिए। ये समीकरण 1 बना। अब त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज AOL, यहाँ पर त्रिभुज ABC, ये त्रिभुज एक बन रहा है और एक त्रिभुज बन रहा है त्रिभुज AOL, ये त्रिभुज बन रहा है। दोनों समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में दोनों का मान बराबर होगा, मतलब त्रिभुज ABC और त्रिभुज AOL दोनों समरूप है, इसलिए इसकी भुजाओं का मान समान होगा। तो यहाँ पर अब BC बट्टा AC को हम लोग चेंज करेंगे। तो BC बट्टा AC क्या है? तो जितना मान BC का है उतना ही मान, जितना मान आपका BC का होगा जो त्रिभुज का मान, वही त्रिभुज का इसमें हम लोग मान OL का भी होगा, मतलब सेम होगा, जितना BC उतना ही OL। तो BC के जगह हम लोग OL लिख सकते हैं। और उसके बाद AC है, तो AC, जितना AC का मान होगा उतना ही AL का भी मान होगा, इसलिए AC के जगह हम लोग AL लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मान को चेंज करेंगे, BC के जगह हम लोग OL कर देंगे और AC के जगह AL कर देंगे। अब इस मान को समीकरण 2 मानेंगे और इस मान को समीकरण 1 में बैठा देंगे। जहाँ पर BC बट्टा AC है वहाँ पर OL बट्टा AL को रखेंगे, गुना OS बट्टा OL करेंगे, जैसा कि यहाँ आगे में हम लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पर OS बराबर AL होता है, देखिए यहाँ OS जितना है मान उतना ही आपका AL का मान है, मतलब जितना OS का मान है उतना ही AL का मान है, दोनों का दूरी क्या है? बराबर है। तो यहाँ पर हम लोग मान चेंज करेंगे, OS बराबर AL कर देंगे, जहाँ पर आपका OS है वहाँ AL लिख देंगे। तो OL बट्टा AL लिखे, गुना OS के जगह AL लिख दिए, तो AL बट्टा OL। अब ये AL से ये AL कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो आपका आ जाएगा इकाई के बराबर 1 आ जाएगा। तो ये हुआ इकाई के बराबर। इसका मतलब है कि जब पूर्ति की रेखा अगर ओरिजिन से जाती है तो पूर्ति की लोच इकाई के बराबर होती है। दूसरा स्थिति में है, यदि पूर्ति की रेखा यदि X अक्ष से ऊपर की ओर जा रही है तो यहाँ पर मान क्या होगा? इकाई से कम होगा। और तीसरा स्थिति है कि यदि Y अक्ष से पूर्ति की रेखा जा रही है तो यहाँ मान इकाई से अधिक होगा। तीसरा क्वेश्चन है, संतुलन कीमत से आप क्या समझते हैं? क्या होता है जब किसी वस्तु की मांग में वृद्धि तथा पूर्ति में कमी होती है? तो संतुलन कीमत से अभिप्राय बाजार की उस दशा से जिसमें वस्तु की मांग व पूर्ति बराबर होती है। कीमत बढ़ने व घटने वाली शक्तियां शांत होती है। इसे निम्न सारणियों द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है, सेब की कीमत 18, 19, 20, 21, 22 और मांग दिया हुआ है। तो जैसे जैसे मूल्य बढ़ेगा मांग मात्रा घटेगा। यहाँ देख रहे घट रहा है, और जैसे जैसे मूल्य बढ़ेगा वैसे वैसे आपूर्ति बढ़ेगा, तो आपूर्ति बढ़ रहा है। इसके आधार पर हम लोग ये चित्र को बनाएंगे। उपयुक्त तालिका में जब सेब की कीमत 20 रुपये प्रति किलो है, उस दशा में मांग और पूर्ति कितनी होगी? 70 प्राप्त होगी। टेबल को देखकर ये चित्र बना दिए। यहाँ पर देख रहे हैं दोनों कहाँ मांग और पूर्ति बराबर हो रहा है, तो जब मूल्य हो गया 20 और मांग और पूर्ति हो गया 70। अब है कीमत। यहाँ क्वेश्चन है आपका, क्या होता है जब किसी वस्तु की मांग में वृद्धि तथा पूर्ति में कमी होती है? तो इसका हम लोग ये अलग क्वेश्चन है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जब मांग तथा पूर्ति वक्र विपरीत दिशा में शिफ्ट होगी तब क्या होगा? तो मांग तथा पूर्ति वक्र दोनों अलग अलग दिशा में खिसक सकते हैं। माना कि मांग वक्र दाईं ओर, दायां ओर जो भी खिसकेगा हम पहले ही बता चुके हैं, उसमें वृद्धि होगा, तो मांग में वृद्धि हो। और तथा पूर्ति वक्र बाईं ओर, इसका मतलब पूर्ति में कमी हो रहा है, ये बाईं ओर और ये दाईं ओर हो जा रहा है। तो इस स्थिति में संतुलन कीमत में वृद्धि होगी। संतुलन कीमत में जैसे पहले मांग और पूर्ति बराबर हो रहा था इस बिंदु पर, अब क्या हुआ? मांग वक्र दाईं ओर शिफ्ट हो गया, तो दायां ओर इधर आ गया, D1 रेखा हो गया। पूर्ति वक्र बाईं ओर शिफ्ट हो गया, S1 हो गया।
अब मांग आपूर्ति बराबर हो रहा है इस बिंदु पर, तो यहाँ पर मूल्य पहले ओपी था, मूल्य बढ़कर OP1 हो गया, लेकिन मांग मात्रा जस का तस है, मतलब मांग मात्रा नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं इसमें मांग मात्रा क्या होगी, अपरिवर्तित रहेगी, जबकि मूल्य परिवर्तन कर जाएगा। तो बच्चों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, किसी तरह की समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए बाय बाय।